पार्टिसिपेट करें। आप जब पार्टिसिपेट करेंगे ना तो आप में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, तो आप एटलीस्ट बताने के लिए इस काबिल हो जाएंगे कि आप हर क्वेश्चन का आंसर कर सकते। आपको नहीं भी आता तो आप एटलीस्ट पार्टिसिपेट करें, चीज़ों को क्लियर करें, तो इंशाल्लाह हमारा पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है जी? हमने इस टॉपिक के अंदर क्या क्या चीज़ें सीखनी है। सबसे पहले व्हाट इज लाइफ, हम इस चीज़ पे देखेंगे कि लाइफ क्या है। हम लाइफ को स्टडी करेंगे, लाइफ में और जो हम वायरसेस डिस्कस करेंगे उनमें क्या कनेक्शन है और किस तरह से हम उनको अंडरस्टैंड करते हैं। फिर हम वायरसेस का स्ट्रक्चर और उनका इफेक्ट, ये आपके पीएमसी के सिलेबस का बेसिक पार्ट है। और उसके बाद हम एचआईवी का साइकिल इसके अंदर डिस्कस करेंगे जो आपके पीएमसी के सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक हमारा पार्ट है। इसके अलावा हम जब चैप्टर करेंगे हम ओवरव्यू पूरे चैप्टर का करेंगे, बट जो आपके टॉपिक पीएमसी के सिलेबस में है आपने वो बुक से अच्छे से तैयार करनी है, बाकी आप सिर्फ स्लाइड वाला भी कर लें तो इनफ है। ठीक है, ओके जी। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज लाइफ, आपके अकॉर्डिंग लाइफ क्या है जी? एनीवन कैन डिफाइन लाइफ? कोई भी बच्चा जो बता सके कि व्हाट इज लाइफ? That distinguish living organisms from non-living objects. जी, इसके अलावा कोई? हम लाइफ किस चीज को कह सकते हैं कि हम डिफाइन करें कि लाइफ ये चीज है? आपने बोला कि जो डिस्टिंग्विश करती है लिविंग को फ्रॉम नॉन लिविंग। गुड पॉइंट, हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? कोई भी चीज आप बताएं, पार्टिसिपेट करें। सर कोई भी चीज जिसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन शो हो रही हो। जी, बेटर। अच्छा, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन हो लाइफ। ओके, नेक्स्ट। पॉइंट्स ऐड करते जाएं, हम किसी ना किसी कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे। सर हर वो चीज जो सांस लेती हो, ब्रेथ, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, बेटर। और Genetics. जेनेटिक्स, ओके। और इसके अलावा That respond to the environment. रिलेटेड बता रहे हैं जी। जी, रिस्पॉन्ड टू एनवायरनमेंट, आल्सो लाइफ। ओके, अच्छा, हम बेसिकली ये नहीं कह सकते कि द प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या द प्रोसेस थ्रू विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्वायर देयर एक्टिविटीज इज कॉल्ड एज लाइफ, कि ऐसे प्रोसेसेस या ऐसे फिनोमेना जिससे लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपनी नीड्स को, अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, उसे हम लाइफ कहते हैं। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी रेस्पिरेशन, इट कैन बी रिप्रोडक्शन, इट कैन बी सर्कुलेशन, एनीथिंग जिससे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करता है, जिन प्रोसेसेस के थ्रू, जिन सीक्वेंसेस के थ्रू, उसको हम लाइफ का नाम देते हैं। ठीक है, अब आपने उसके पॉइंट्स बता दिए जी। उसके अंदर रेस्पिरेशन आ जाती है, रिप्रोडक्शन आ जाती है, जेनेटिक्स आ जाती है, उसके अंदर रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंट आ जाता है, हमारी बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस आ जाती है, एवरीथिंग दिस इज रिलेटेड टू लाइफ। ठीक है, तो अब हमने स्टडी ये करना है कि लाइफ की इंपॉर्टेंस क्या है, कि हम जो पूरी की पूरी वैरायटी ऑफ लाइफ पढ़ रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, इसके अंदर बेसिक चीज ही आपकी लाइफ है। तो हमने वो तमाम सीक्वेंसेस जिससे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही, उसको हमने लाइफ कहा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म? लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होगा जी? इसी से रिलेटेड बताएं कुछ। Which is highly organized. हाईली ऑर्गेनाइज्ड, जी। लिविंग ऑर्गेनिज्म हाईली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, लेकिन कुछ जो है लाइक यूनिसेलुलर जो होते हैं वो हाईली ऑर्गेनाइज्ड तो नहीं होते। इसके अलावा कोई और पॉइंट? ठीक है, एक पॉइंट आपका आ गया। सर विच हैव द एबिलिटी टू मूव।
which have ability to move, कुछ मूव नहीं भी करते, नॉन मोटाइल भी होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप इसी को लाइफ के सीक्वेंस में क्यों नहीं लेके जा रहे, लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से? Because it can show activity and can respond to the environment. जी वही बात, एनीथिंग दैट हैज लाइफ इज लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमने लाइफ को डिफाइन लिविंग ऑर्गेनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से किया है, तो जिस चीज में भी लाइफ है वो बेसिकली क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। उसमें आपने सारी एक्टिविटीज वन बाय वन बता देंगे। इन दो चीजों के डिस्कस करने का बेसिक पर्पस क्या है? बेसिक पर्पस ये है कि हमने देखना ये है कि हमने जो सीक्वेंसेस या जो एक्टिविटीज लाइफ की पढ़ी हैं या जो क्राइटेरिया हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म का पढ़ा है, क्या वो वायरसेस के अंदर पूरा आता है? क्या हम वायरसेस को लिविंग ऑर्गेनिजम्स कह सकते हैं? ये हमारा बेसिक पर्पस है आज के डिस्कशन का। ठीक है, तो हम थोड़ा सा मूव करते हैं हमारी डिस्कशन की तरफ। पहले हम वायरसेस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लें, फिर हम जो है इसकी कुछ डिस्कवरीज की तरफ मूव करेंगे, एंड देन हम देखेंगे कि वायरसेस में क्या वाकई ही लाइफ की जो इम्पोर्टेंस है या जो लाइफ की सीक्वेंसेस हैं वो मौजूद होते हैं या नहीं होते। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, वायरसेस एक्सट्रीमली स्मॉल इन्फेक्शियस एजेंट्स। अच्छा अब यहाँ पे आप देखो एक स्पेसिफिक वर्ड यहाँ पे लिखा। अच्छा बायो के अंदर ना आपके वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आप जहाँ पे वर्ड अंडरस्टैंड करते हो आप कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हो। सो यहाँ पे मैंने एक वर्ड हमने लिखा है बुक के अंदर भी, extremely small infectious agents, these are agents not living organisms। यहाँ पे हमने कहीं भी infectious organisms का वर्ड नहीं यूज किया, infectious living organism का वर्ड नहीं यूज किया। सो आपने इस स्पेसिफिक वर्ड को हाईलाइट करके सोचना है भी कि व्हाट आर एजेंट्स। एजेंट्स का मतलब हमने सोचना क्या होता है। ठीक है, सीन अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ओनली। ठीक हो गया पहली बात कि एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं और इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं। नेक्स्ट साइज की बात करें, अगेन एक्सट्रीमली स्मॉल है तो 250 नैनोमीटर। पॉक्स वायरस जो कि लार्जेस्ट हमारे पास वायरस है, एंड 20 नैनोमीटर पर्वो वायरस जो कि हमारे पास स्मॉलेस्ट वायरस है। 100 to 1000 टाइम्स स्मॉलर देन बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया से 100 से 1000 टाइम्स स्मॉलर होती है। इट मींस बैक्टीरिया जो है हमें पता है फिल्टर से क्रॉस नहीं कर सकते, ये जो है फिल्टरेबल होते हैं और फिल्टर से क्रॉस कर सकते हैं। रिप्रोड्यूस ओनली इन लिविंग सेल्स, इनकी रेप्लिकेशन सिर्फ और सिर्फ लिविंग सेल्स के अंदर होती है। ये पॉइंट अगेन एक और इम्पोर्टेंट है, हम इसको डिस्कस अभी कर लेते हैं। वायरसेस आर कॉल्ड एज ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, ये दो पॉइंट से भी हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिनके अंदर अपनी मशीनरी होती है कि वो दोबारा रेप्लिकेट करें, अपने सेल्स बना सकें, लाइक ह्यूमन बींग्स। हमारा क्या होता है, हम बाहर कहीं गए, हमें थोड़ी सी चोट लगी, कुछ दिनों बाद क्या होता है वहां पे स्किन हील कर जाती है। इसी तरह हमारे लीवर का कोई पार्ट डैमेज हुआ, कुछ दिनों बाद हमारा लीवर जो है वो हील कर जाता है। इसी तरह हमारी बॉडी पे कहीं कोई ऐसा मसला हुआ, हील हो जाती है। इसी तरह हमारे अगर बोन्स वगैरह का फ्रैक्चर हो जाए, कुछ देर बाद हीलिंग हो जाती है, बिकॉज नए सेल की ग्रोथ हो रही होती है। उसी हमारी बॉडी के अंदर मशीनरी मौजूद है, न्यूक्लियस मौजूद है, राइबोसोम मौजूद है, ये सारी चीजें मौजूद है जहाँ पे न्यू प्रोटीन्स की प्रोडक्शन होती है, सेल साइकिल चलता है, माइटोसिस होती है और अगेन उस तरह के सेल्स बन जाते हैं। ठीक है, इसी तरह बैक्टीरिया है, उनके अंदर बाइनरी फिशन होती है। इसी तरह फंगस है, उनके अंदर माइटोसिस होती है। सो हर ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट लेवल पे प्रोसेसेस चल रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि उनकी रेप्लिकेशन या फिर उनकी डुप्लीकेशन ऑफ द क्रोमोसोम या उनकी डिवीजन ऑफ द सेल उनकी बॉडी के अंदर ही हो रही है। बट वायरसेस ऐसे पैरासाइट्स हैं, या दूसरे पैरासाइट को भी अगर हम देखें, फंगस की जैसे मैंने बात की, उनके अपने अंदर माइटोसिस होती है, वो खुद से डिवाइड कर सकते हैं। बट वायरसेस ऐसे पैरासाइट हैं जिनके अंदर अपनी मशीनरी नहीं होती। मशीनरी मींस नो न्यूक्लियस, नो राइबोसोम, नो एक्टिविटीज टू परफॉर्म द रेप्लिकेशन। ठीक है, इनके अंदर ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं होती जिसके थ्रू वो रेप्लिकेशन कर सके। सो इनको हम नाम देते हैं ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स। ऐसे पैरासाइट जो जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रहेंगे उसी के मशीनरी को यूज करते हुए, उसी के न्यूक्लियस को यूज करते हुए, उसी के राइबोसोम को यूज करते हुए, उसी की एक्टिविटी को यूज करते हुए अपनी रिप्रोडक्शन करेंगे, अपने जैसे नए वायरसेस बनाएंगे। हम ये साइकिल भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, इट मींस इनकी रेप्लिकेशन के लिए इनके अपने पास कोई भी ऐसी चीज मौजूद
नहीं होती, इनके अपने पास न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, इनके अपने पास कोई स्पेसिफिक मटेरियल मौजूद नहीं होता जिससे ये डिवाइड कर सके। ठीक हो गया? सो इनके अंदर या तो आरएनए या डीएनए का कोई एक पार्ट होता है जो कि ये किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर इंजेक्ट करते हैं, उसके अंदर इंजेक्ट करके उसके रेप्लिकेशन के मेथड को यूज करते हुए उसके अंदर डिवाइड करते हैं और फिर उसी को नुकसान पहुंचाते हुए उससे बाहर निकल आते हैं। ठीक है, हम ये डिस्कस करेंगे अभी। सो इनके अंदर लैक द मेटाबॉलिक मशीनरी फॉर न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन सिंथेसिस, ऑलरेडी बता दिया। सो यूज अदर मशीनरी may cause disease in the host during replication। जैसे कि मैंने आपको बताया, जब ये रेप्लिकेशन कर रहे होते हैं किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर तो उसके अंदर डिजीज कॉज कर सकते हैं, समटाइम नहीं भी करते बट कर सकते हैं मोस्टली केसेस के अंदर। रेजिस्टेंट टू ब्रॉड रेंज ऑफ अवेलेबल एंटीबायोटिक्स, जितनी भी एंटीबायोटिक्स है मेडिसिन है उनमें बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जिनके अगेंस्ट ये रेजिस्टेंट होते हैं बिकॉज इनके अंदर एक एडिशनल चीज होती है जिसको हम नाम देते हैं प्लाज्मिन। ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे आगे। प्लाज्मिन मीडिएटेड इनके अंदर बैक्टीरिया के अंदर भी होती है बट इसके अंदर ज्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। अभी रिसेंट आपको कोविड का पता है कि कोरोना वायरस आया और अभी तक उसकी थर्ड जो वेव है वो चल रही है, तो उसके अगेंस्ट ड्रग्स क्यों नहीं हमारे पास इतनी जल्दी अवेलेबल हुई या इतनी जल्दी क्यों नहीं ऐसी मेडिसिन अवेलेबल हुई जिससे उसका ट्रीटमेंट किया जा सके? बिकॉज जितनी भी एंटीबायोटिक हम देते थे वो मोस्टली एंटीबायोटिक अगेंस्ट क्या करते थे, वो रेजिस्टेंट होते थे। तो उनके अगेंस्ट रेजिस्टेंट की वजह से कोई भी कॉम्बिनेशन उनके खिलाफ काम नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से हमें वैक्सीनेशन तैयार करना पड़ती है। ठीक है, सो ये इनकी एक खास कैपेबिलिटी है कि ये मोस्टली एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंट होते हैं। ठीक है, जिसमें पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और अदर है। ठीक है, ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज होगी कि वायरसेस क्या होते हैं, किस तरह ये रेप्लिकेट करते हैं, क्या इनके अंदर मेथड होता है, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं जी इनके डिस्कवरी की तरफ। ऑल्दो ये आपके कोई स्पेसिफिक पार्ट नहीं है पीएमसी के सिलेबस का, बट इसको एक चार्ट के फॉर्म में मैंने आपके सामने जो है वो प्रेजेंट किया है। इसमें बस आपने मेजर चीजें जो है वो याद करनी है कि किस साइंटिस्ट की क्या कंट्रीब्यूशन है इन द डिस्कवरी या इन द इन्वेंशन ऑफ वायरसेस। ठीक है, सबसे पहले लुइस पास्चर और रॉबर्ट कोच, इन्होंने वायरसेस के लिए वर्ड यूज किया था पॉइजन का। सो पॉइजन एसोसिएटेड विद डिजीज एंड डेथ इज कॉल्ड एज वायरस, इन्होंने ये डेफिनेशन की थी। लुइस पास्चर ने बहुत सारा काम किया था, इसने हमारे पास जो है वो स्टरलाइजेशन के ऊपर बहुत सारा काम किया था, पास्चराइजेशन के अंदर काम किया था। तो ये हमारे पास इसके कुछ मेथड जो हैं फॉर द स्टरलाइजेशन इसने वो हमारे पास इन्वेंट किए थे। उसके बाद एडवर्ड जेनर 1796 के अंदर इसने फर्स्ट टाइम वैक्सीनेशन का प्रोसेस जो है वो डिस्कवर किया था और इसने जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कोविड के अगेंस्ट भी वैक्सीन बन गई। वैक्सीन का बेसिक काम क्या होता है, अगर मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता दूं, यहाँ पे बेसिकली जो वायरस है ये हमारी बॉडी के अंदर जाता है। जैसे ही वायरस हमारी बॉडी के अंदर जाता है हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट डिफरेंट तरह के सेल्स प्रोड्यूस करती है। हमारी बॉडी में टी सेल्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, डिफरेंट तरह के सेल्स होते हैं जो कि इम्यूनिटी रिस्पॉन्स परफॉर्म करते हैं। तो जैसे कोई वायरस हमारी बॉडी में जाता है तो इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट होते हैं। तो अब क्या है, अगर वायरसेस होंगे जिंदा, क्योंकि वायरसेस अगर जिंदा फॉर्म में जाएंगे तो वो उन इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस कर देते हैं, उन सेल्स को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वायरसेस क्या करते हैं, हमारी बॉडी को भी डैमेज करते हैं और जो इम्यून रिस्पॉन्स के सेल है उनको भी खत्म कर देते हैं। तो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स कम हो जाता है और वायरसेस जो है हमारी बॉडी पे डोमिनेट कर जाते हैं, जिससे हमारी बॉडी में डिजीज हो जाती है। तो वैक्सीनेशन में हम क्या करते हैं, या तो वीक किस्म के हम वायरसेस लेते हैं जो बहुत वीक होते हैं, यानी जो हमारी बॉडी में जाकर डिजीज कॉज नहीं कर सकते, या फिर हम डेड वायरसेस लेते हैं। अब उनका काम क्या होता है, वो हमारी बॉडी में जाते हैं। अब जैसे बॉडी में जाएंगे, अब सेल्स को तो नहीं पता ये डेड है या वीक है या स्ट्रॉन्ग है, वो तो वायरसेस हैं बॉडी के लिए, तो बॉडी उनके अगेंस्ट सेल बना लेती है, अगेन उसी तरह इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट कर लेती है। अब वो इतना स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट हो जाता है कि अगली दफा जब भी कोई जिंदा वायरस भी आएगा हमारी बॉडी में तो वो इतने ज्यादा सेल पड़े होंगे कि उस वायरस को फौरी तौर पे इंगल्फ करके किल कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका बेसिक पर्पस होता है। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें चैम्बरलैंड की बात करें तो इसने जो है वो पोर्सिलेन फिल्टर, क्योंकि इसने बताया था बैक्टीरिया जो है वो फिल्टर नहीं होते जबकि वायरसेस जो है फिल्टरेबल होते हैं।
उसके बाद इवानोविक विसिकी, इसने क्या किया था, टोबैको मोज़ेक वायरस या टोबैको मोज़ेक जो डिजीज थी इसको जो है वो डिस्कवर किया था। और उसके बाद हमारे पास टोवर्ट डी हेलरे, टोवर्ट ने और डी हेलरे ने 1915 एंड 1917 में बैक्टीरियोफेज को डिस्कवर किया था। और बैक्टीरियोफेज कॉलोनी को इसने नाम दिया था बैक्टीरियोफेज का, बिकॉज दीज आर बैक्टीरिया किलर या बैक्टीरिया ईटर्स। उसके बाद स्टैनले था जिसने जो है टोबैको मोज़ेक वायरस को क्रिस्टलाइज करके अलग किया था। ठीक है, सो ये कोई इतना स्पेसिफिक पार्ट नहीं था, इसलिए हम इसको जो है वो जल्दी से खत्म करते हैं। इसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट आ गया हमारा स्ट्रक्चर का पार्ट। अगर लेक्चर शायद टाइम शॉर्ट हो जाए तो हम दोबारा लेक्चर स्टार्ट कर देंगे। स्ट्रक्चर का पार्ट आ गया। सबसे पहले अगेन जो हमारे पास विरियोन की बात करें, विरियोन हम बात करते हैं कंप्लीट मैच्योर इन्फेक्शियस पार्टिकल या इन्फेक्शियस एजेंट, इसके हम बात करते हैं विरियोन का, इसको नाम देते हैं। इसमें क्या होता है, हमारे पास जीनोम, इन्वेलप एंड कैप्सिड, ये तीन चीजें मौजूद होती है इसके स्ट्रक्चर में एक वायरस के। जीनोम या तो उसके अंदर डीएनए मौजूद होगा या आरएनए मौजूद होगा। सो इट इज सेंट्रल कोर ऑफ न्यूक्लिक एसिड दैट कंटेन डीएनए और आरएनए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इन्वेलप होगा। कुछ जो वायरसेस हैं वो इन्वेलप्ड होते हैं। इन्वेलप्ड वायरसेस जो हैं उनके अंदर एक इन्वेलप स्पेसिफिक प्रोटीन की बनी मौजूद होती है, और जो नॉन इन्वेलप वायरसेस होती हैं उनको हम नेकेड वायरसेस कहते हैं। उसके बाद कैप्सिड होता है। कैप्सिड बेसिकली वायरस को शेप प्रोवाइड करता है। ये भी एक प्रोटीन कोट है जो एक वायरस को डेफिनेट शेप देता है। ये जो कैप्सिड है डिफरेंट तरह के कैप्सोमेयर से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब ये जो कैप्सोमीन है दीज आर बेसिकली प्रोटीन्स, इनके नंबर से हम डिफाइन करते हैं कि एक वायरस के अंदर कितने कैप्सोमेयर मौजूद हैं। सो हर्पीज वायरस जो है इसके अंदर 162 है, एडिनो वायरस के अंदर 252 है। सो ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया एक विरियोन का। बैक्टीरियोफेज की बात करें, इसमें स्ट्रक्चरल फॉर्म है और अपीयरेंसेस है इसकी। स्ट्रक्चरल फॉर्म इसकी क्यूबॉइडल फेज होता है और हेलिकल फेज होता है। क्यूबॉइडल जो है रेगुलर सॉलिड हो सकता है या 20 फेसेस वाला आइकोसाहेड्रल हो सकता है, जबकि हेलिकल के अंदर रोड शेप मौजूद होती है। ठीक है, अपीयरेंसेस की बात करें, इसमें अगेन एक हेड होता है और एक टेल होती है। हेड जो है पॉलीहेड्रल होता है और टेल जो है वो रोड शेप होती है। अब हम इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करें एक वायरस का, ये देखें स्टार्ट से। सबसे पहले सेंटर के अंदर इसका जीनोम मौजूद है। जीनोम कैन बी आरएनए और कैन बी डीएनए। सो इसलिए वायरस या डीएनए वायरस होगा या आरएनए वायरस होगा। जबकि जो यूकेरियोट्स होते हैं या फिर बैक्टीरिया होते हैं उसके अंदर दोनों चीजें मौजूद होती हैं, आरएनए भी मौजूद होता है और डीएनए भी मौजूद होता है, एट अ टाइम दोनों चीजें मौजूद होती हैं। ठीक है, उसके बाहर आपको नजर आ रहा है कैप्सिड। अब ये कैप्सिड जो है ये डिफरेंट तरह के कैप्सोमेयर से मिलकर बना है। ये आपको नंबर नजर आ रहे हैं कैप्सोमेयर के, ये कैप्सोमेयर से मिलकर बना है कैप्सिड। कैप्सिड के बाहर मौजूद है हमारे पास इन्वेलप। ठीक है, ये इन्वेलप के ऊपर मौजूद होती है इन्वेलप प्रोटीन्स। ये इन्वेलप का क्या काम होता है, एक तो इन्वेलप जो है एक्स्ट्रा पैथोजेनिसिटी जो है वायरस को प्रोवाइड करता है कि वायरस के अगर कोई अटैक हो किसी एंटीबायोटिक का तो इन्वेलप उसको बचाता है कि वो एंटीबायोटिक वायरस के अंदर ना जा सके, यानी वायरस को किल होने से बचाता है। सेकंड इसका क्या काम होता है, ये अगर हमारी बॉडी में वायरस जाता है तो यही जो एंटीजन मौजूद होता है इन्वेलप का, इन्वेलप प्रोटीन जिसको हम नाम देते हैं, इसी को हमारी बॉडी के सेल जो है वो रिकॉग्नाइज करते हैं और इसी को रिकॉग्नाइज करके इसको अपने अंदर इंगल्फ करके इसको किल कर देते हैं। ठीक है, सो ये दो इसकी इंपॉर्टेंसेस हैं। बैक्टीरियोफेज की बात करें, अगेन इसका एक हेड होता है और एक इसकी टेल होती है। हेड के अंदर आपको पता है कि अगेन डीएनए मौजूद है या आरएनए मौजूद होता है। उसके बाद इसके जो है स्पेसिफिक नीचे कोर मौजूद होती है जिसपे कॉलर मौजूद होता है, और नीचे इसकी टेल होती है, टेल के अंदर टेल शीट मौजूद होती है और टेल फाइबर मौजूद होती है। ठीक है, सो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। इसके सबसे पहले अगेन हमने देखना है कि बैक्टीरियोफेज का लाइफ साइकिल क्या है। बैक्टीरियोफेज का मतलब ये है कि आपके पास ऐसे वायरसेस हैं जो बैक्टीरिया के ऊपर जाके एक्ट करते हैं, यानी बैक्टीरिया को जाके डिस्ट्रॉय करते हैं, बैक्टीरिया को जाके किल करते हैं। अब सबसे पहले क्या होगा, बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया। अगर ये आपके पास बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरिया की सरफेस है, सबसे पहला क्या काम है बैक्टीरिया का, बैक्टीरियोफेज का, कि वो उस जगह पे आके अटैच होते हैं। अब यहाँ पे एक चीज आपने याद रखनी है, आपकी बुक के अंदर जो लाइंस लिखी हुई हैं उसमें स्टेप नंबर 1 2 3 4 जो स्टेप्स लिखे हुए हैं वो जो डायग्राम में एक्सप्लेन किया आपने उसके अकॉर्डिंग उनको याद करना है। ठीक है, कि आपके डायग्राम में क्या उसने स्टेप्स एक्सप्लेन किए हुए। अगर आपकी लाइन आती है नीचे लाइन में उसने थोड़ी सी चेंजेस दी हुई हैं तो वो चेंजेस और लाइंस आपने जरा जेन में रखनी है। ठीक है,
क्योंकि उसने उसके अंदर सबसे पहला आपका जो है वो डायग्राम के अंदर लैंडिंग का पहला ऑप्शन दिया हुआ है, जबकि जो आपकी बुक की स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग उसने पहला जो दिया हुआ वो आपके अटैचमेंट का दिया हुआ है। ठीक है, तो आपने उसके अकॉर्डिंग दोनों चीजें ज़हन में रखनी है। अगर बुक की लाइन आएगी तो आपने क्या आंसर लिखना है, अगर डायग्राम के अकॉर्डिंग उसने पूछा तो आपने क्या बताना है। सो कॉन्सेप्ट यही कि सबसे पहले लैंडिंग होगी, लैंडिंग के बाद आपके पास अटैचमेंट होगी। ठीक है, सरफेस पे अटैच किया, सरफेस पे अटैच करने के बाद उसने जो है अपनी बॉडी से एंजाइम निकाले, जिसने बैक्टीरिया की सरफेस को डाइजेस्ट किया और उसके अंदर पेनिट्रेशन शो की। जैसे ही पेनिट्रेशन शो करते हैं, जो वायरस है बैक्टीरियोफेज अपना डीएनए या आरएनए वो बैक्टीरिया के अंदर जो है वो भेज देता है। फिर उसके बाद क्या होता है, हमारे पास जो अंदर बैक्टीरियोफेज चला गया, उसने जाके क्या किया, अपना डीएनए जो उसको रेप्लिकेट स्टार्ट कर दिया बैक्टीरिया के साथ मिलके। फिर जो है डीएनए को रेप्लिकेट करने के बाद नए बैक्टीरियोफेज बने और नए बैक्टीरियोफेज जो है उनकी मैच्योरेशन हुई और उसके बाद वो बैक्टीरिया को किल करते हुए, बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन को तोड़ते हुए बहुत सारे बैक्टीरियोफेज जो है वो लाइसिस के थ्रू बाहर आ गए। ठीक है, सो ये इसका बेसिक लाइफ साइकिल था। अब ये लाइफ साइकिल भी दो तरह से होता है, या हमारे पास लिटिक साइकिल होता है या लाइसोजेनिक साइकिल होता है। लाइसोजेनिक साइकिल ऐसा साइकिल होता है जिसके अंदर बैक्टीरियोफेज जो है इनकॉर्पोरेट कर लेता है अपने आप को और बैक्टीरिया के अंदर ही रहना शुरू कर देता है, यानी अपनी नए डीएनए और अपने नए बैक्टीरियोफेज बनाता रहता है, बट कोई भी डिजीज कोज नहीं करता और बैक्टीरिया को किल नहीं करता। ठीक है, अगेन जैसे देखे स्टेप 1 से बैक्टीरियोफेज बाइंड किया, उसके बाद उसके अंदर एंटर हुआ, अंदर एंटर होने के बाद प्रोफेज बनाया, अपना डीएनए जो है वो बैक्टीरिया के डीएनए के साथ अटैच किया, उसकी सिंथेसिस करवाई, अगेन फिर यही प्रोसेस वो रिपीट करता रहता है। जबकि समटाइम क्या होता है लिटिक साइकिल के अंदर, जैसे ही उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया, डीएनए बनाया, वो डीएनए रेप्लिकेट किया, डीएनए रेप्लिकेट करने के बाद वो क्या करता है, न्यू फेज बनाता है, नए बैक्टीरियोफेज बनाए और लाइसिस करते हुए वो बैक्टीरिया से बाहर निकल आया। ठीक है, अब ये दो साइकिल अलग अलग हैं डिफरेंट बैक्टीरिया के अंदर, लेकिन समटाइम ये होता है कि जो बैक्टीरियोफेज आपके बैक्टीरिया के अंदर लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर एंटर होते हैं और वो सिर्फ रेप्लिकेट कर रहे हैं बट कोई डिजीज नहीं कॉज कर लेते, सम टाइम वो जो आपका लाइसोजेनिक साइकिल है वो कन्वर्ट हो जाता है लिटिक साइकिल के अंदर। प्रोफेज जो है आपके पास, जो प्रोफेज बना हुआ है वो लिटिक साइकिल के अंदर एंटर हो जाता है और लिटिक साइकिल के अंदर एंटर होके नए बैक्टीरियोफेज बनाता है, नए बैक्टीरियोफेज बना के सेल मेम्ब्रेन को रप्चर करते हुए, लाइसिस करते हुए वो बैक्टीरियोफेज को रिलीज कर देता है। इस प्रोसेस को, जिसके थ्रू एक प्रोफेज जो कि एक लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर था, वो मेम्ब्रेन को तोड़ते हुए बाहर आ जाता है और लिटिक साइकिल के अंदर एंटर हो जाता है, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं इंडक्शन। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इंडक्शन। ठीक हो गया, सो इतनी चीज आप सबको समझ आ गई है? इतनी चीज में कोई मसला तो नहीं है आप लोगों को? Yes, sir. sir. No, sir. ओके, अब हम जो है नेक्स्ट डिजीज की तरफ मूव करते हैं, Yes, sir. साइकिल की तरफ मूव करते हैं। ये आई थिंक लेक्चर का टाइम एंड हो रहा है, वो टाइम की वजह से मैं दोबारा लेक्चर स्टार्ट करके आपको लिंक भेजता हूँ। ठीक है, तो आप वो दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। Okay.